नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हां, सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली के नरेला इलाके में बीती रात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। बाइक पर सवार होकर बदमाश दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर तैनात एक टोल कर्मी को जान से मारने आए थे। हालांकि बदमाशों की फायरिंग में गोली उसे न लगकर उसके दोस्त को लग गई। बदमाशों की फायरिंग में गलती से गोली उन्हीं के एक साथी को लग गई। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब बदमाशों की तरफ भागे तो वो अपने घायल साथी को छोड़कर वहां से भाग गए। घायल हुए शख्स और एक बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस हमले के पीछे आपसी रंजिश बता रही है। दिल्ली के कल्याणपुरी में बाइक एक्सीडेंट में 2 लड़कों की मौत के बाद उनके घर में मातम पसर गया। 4 लोग एक बाइक पर सवार थे। सभी अपने दोस्त के जन्मदिन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ा और वो रोड पर जा गिरे। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे के अस्पताल में इलाज के दौरान बाकी 2 की स्थिति गंभीर है। दिल्ली के खानपुर इलाके में डीटीसी की क्लस्टर बस ने सड़क पार कर रहे युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। दिल्ली से सटे नोएडा के जीआईपी मॉल में बीती रात रईस जादू ने खूनी खेल खेला। नामी बार रिबॉब में शराब के नशे में धुत होकर पहुंचे कुछ लड़कों ने लड़कियों से छेड़खानी शुरू कर दी। लड़कियों के साथियों ने जब इसका विरोध किया तो रईस जादू ने मारपीट शुरू कर दी। बार के अंदर काफी देर तक हंगामा और मारपीट हुई, लेकिन बार के मालिक और कर्मचारी बेबस नजर आए। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामला तो पुलिस ने शांत करा दिया, लेकिन न तो मामला दर्ज किया और न ही किसी के खिलाफ कार्रवाई की। हरियाणा के यमुनानगर में 2 गुटों के बीच में जमकर बवाल हुआ। हाथों में डंडा लिए लोग एक दूसरे को मारने दौड़ पड़े। महिलाएं भी हाथों में डंडा लिए सड़कों पर दिखी। यमुनानगर के तिगरा में 2 गुटों के बीच में पिछले कई साल से दिन से विवाद चल रहा था। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के बाद तनाव और बढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। तनाव को देखते हुए तिगरा गांव में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में जंगल में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गला दबाकर युवक की हत्या की गई। लाश के पास से बियर की बोतलें मिली हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में एलएलबी की एक छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मेरठ में नौकरी का झांसा देकर लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, हालांकि अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में रेप पीड़ित लड़की ने इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह कर अपनी जान दे दी। सरपंच समेत 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यूपी के आगरा में एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका पर चाकू से जानलेवा हमला करने के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की। दोनों की स्थिति गंभीर है। प्रेमिका की दूसरी जगह शादी होने की बात सुनकर प्रेमी बौखला गया था। ठाणे के भिवंडी में एक शख्स ने एक तरफा प्यार में लड़की की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के वक्त लड़की की बड़ी बहन घर में मौजूद थी। आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा का दूसरा दिन है। जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच आज दिल्ली में शिखर वार्ता होगी। आज शिखर वार्ता के बाद भारत और चीन के बीच में कई अहम समझौतों पर दस्तखत हो सकते हैं। सुबह 9 बजे राष्ट्रपति शी जिनपिंग का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति जिनपिंग राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाएंगे। सुबह 10:10 पर जिनपिंग की मुलाकात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से होटल ताज पैलेस में होगी। सुबह 11 बजे जिनपिंग और मोदी के बीच में हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। दोपहर 12:30 बजे दोनों देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे और फिर प्रेस को संबोधित किया जाएगा। शाम 4 बजे जिनपिंग उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से ताज पैलेस होटल में मुलाकात करेंगे। शाम 4:30 बजे ताज पैलेस होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग। शाम 5:15 बजे शी जिनपिंग युवा प्रतिनिधि मंडल से होटल ताज पैलेस में मुलाकात करेंगे। शाम 7:30 बजे जिनपिंग राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। रात 8 बजे राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित भोज में शामिल होंगे राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का डेलीगेशन भी चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करेगा। कांग्रेस का डेलीगेशन आज शाम 7 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल में शी जिनपिंग से मुलाकात करेगा। 3 दिन के भारत दौरे पर आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचकर गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। अहमदाबाद पहुंचे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को नरेंद्र मोदी ने पूरा साबरमती आश्रम घुमाया।
साबरमती आश्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गांधी जी के चरखे के बारे में बताया। पर फूल चढ़ा। अहमदाबाद पहुंचे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को नरेंद्र मोदी ने पूरा साबरमती आश्रम घुमाया। साबरमती आश्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गांधी जी के चरखे के बारे में बताया। मोदी ने पहले चरखा चलाया, उसके बाद शी जिनपिंग से चलाने के लिए कहा। इसके बाद विजिटर्स बुक में चीनी राष्ट्रपति ने अपने विचार लिखे। साबरमती आश्रम से निकलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उपहार दिए। मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को गांधी की पेंटिंग, उनकी किताब और कुछ दूसरे उपहार दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट पर चीनी राष्ट्रपति की भव्य खातिरदारी की, एकदम गाइड की भूमिका में नजर आए। जिनपिंग को रिवर फ्रंट गार्डन की सैर कराने के बाद मोदी ने उन्हें झूला भी झुलाया। चीनी राष्ट्रपति को झूला झूलते देख मौके पर मौजूद उनकी पत्नी भी खुद को रोक नहीं पाई। चीनी राष्ट्रपति की पत्नी ने पहले अकेले फिर पति के साथ झूले का आनंद लिया। जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग साबरमती आश्रम पहुंचे तो वहां उनकी अगवानी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे। मोदी और गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने सूट की माला पहनाकर जिनपिंग का स्वागत किया। गुजरात के विकास के लिए चीन और भारत के बीच 3 अहम समझौते हुए। पहला समझौता गुजरात सरकार और चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के बीच में विकास को लेकर हुआ। भारत चीन के बीच दूसरा करार अहमदाबाद शहर को चीन के ग्वांगझाऊ शहर की तरफ विकसित करने को लेकर हुआ। भारत चीन के बीच में तीसरा समझौता गुजरात के इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को लेकर हुआ। गुजरात के विकास के लिए हुए 3 करार से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अलग से बातचीत भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के ग्रैंड हयात होटल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को घुमाते हुए कला प्रदर्शनी दिखाई। बुद्ध की प्रतिमा समेत कई कलाकृतियां वहां पर रखी हुई थी। गाइड की तरफ पीएम मोदी जिनपिंग को कलाकृतियों के बारे में बताते नजर आए। इसी दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी से अपनी पत्नी पेंग लियुआन का परिचय करवाया। मोदी ने पेंग से हाथ मिलाकर कुछ मिनट तक उनसे गुफ्तगू की। पेंग चीन की नामचीन गायिका और मॉडल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के होटल में प्रोटोकॉल तोड़कर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगवानी की। मोदी ने जिनपिंग को गुलदस्ता भी भेंट किया और हाथ भी मिलाया। पीएम ने बुके देकर चीनी राष्ट्रपति की पत्नी का भी स्वागत किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगवानी के लिए मेजबान पीएम नरेंद्र मोदी ग्रैंड हयात होटल के द्वार पर पहले से ही आकर खड़े थे। जैसे ही शी जिनपिंग की कार रुकी, मोदी आगे बढ़े और हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। होटल के द्वार पर पीएम नरेंद्र मोदी को चीनी राष्ट्रपति का कुछ मिनट तक इंतजार भी करना पड़ा। होटल के द्वार पर पीएम नरेंद्र मोदी को चीनी राष्ट्रपति का कुछ मिनट तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान वो घड़ी देखते नजर आए। इससे पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली और सीएम आनंदीबेन पटेल चीनी राष्ट्रपति के लिए पहुंचे थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विमान तय वक्त 2:30 बजे से 20 मिनट देरी से अहमदाबाद में लैंड हुआ। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर चीनी राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत हुआ। उन्हें यहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 3 दिन के भारत दौरे पर आए चीनी राष्ट्रपति के साथ 160 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के खिलाफ राजधानी दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तिब्बती लोगों के एक जत्थे ने चीनी दूतावास के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हो गई। तिब्बती शरणार्थियों ने दिल्ली में चीनी दूतावास के अंदर घुसने की कोशिश भी की। दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों ने मजनू का टीला इलाके में भी प्रदर्शन किया और चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लगाए। तिब्बती शरणार्थियों को चीन से तिब्बत की आजादी की मांग उठाई गई। इनका यह भी आरोप है कि चीन तिब्बतियों पर जुल्म कर रहा है। एक तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली पहुंचे तो वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए। करीब 1000 चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस गए हैं। दोनों देशों के बीच हुई फ्लैग मीटिंग देर रात बेनतीजा रही। महाराष्ट्र में जल्दी बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जारी तनातनी खत्म हो सकती है। सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी ने नरमी के संकेत दिए हैं। बीजेपी पहले बराबर की सीटों के लिए अड़ी थी, लेकिन अब खबर है कि नए फॉर्मूले पर बात होगी। नए फॉर्मूले के तहत बीजेपी को 8 से 10 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं। नए फॉर्मूले के तहत बीजेपी बराबर तो नहीं, लेकिन अपनी सीटें बढ़ाने पर जोर देगी और शिवसेना पर सीटों को घटाने का दबाव डाला जाएगा। बीजेपी के खाते में 125 से 127 सीटें, जबकि शिवसेना के खाते में 151 सीटें आएंगी। सूत्रों की माने तो उपचुनाव में झटके के बाद बीजेपी के रुख में नरमी आई। सीटों के बंटवारे पर नए फॉर्मूले को लेकर देर रात मुंबई में बीजेपी नेताओं की 2 अलग-अलग बैठक हुई। एक बैठक नितिन गडकरी के घर पर हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता शामिल थे। गडकरी के घर हुई बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने शिवसेना के साथ गठबंधन को जारी रखने की वकालत की।
गडकरी के घर पर हुई बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावड़े समेत कई नेता मौजूद थे। बैठक के बाद पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सुधीर मुंगतीवार ने कहा कि बीजेपी ने कभी शिवसेना से 135 सीटों की मांग नहीं की। मुंगतीवार ने सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी ने 135 की संख्या नहीं दी थी, बल्कि समान साझेदारी की संभावना की बात कही। सुधीर मुंगतीवार ने कहा कि बीजेपी का जोर इस बात पर है कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार होना चाहिए। मुंगतीवार ने बाकी छोटे दलों की सीटों की मांग पर भी नरम रुख अपनाने के संकेत दिए। मुंगतीवार ने कहा कि हमारा लक्ष्य एनसीपी और कांग्रेस को रोकना है। मुंगतीवार ने कहा कि बीजेपी क्या चाहती है, इस बारे में चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने उद्धव ठाकरे को बता दिया है। इसके अलावा बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने नितिन गडकरी को 119 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी। इन नामों की जानकारी 21 सितंबर को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में रखी जाएगी। मुंबई में बीजेपी की दूसरी बैठक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बहन के घर पर हुई। शाह 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है। बैठक में अमित शाह के अलावा महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी और ओम माथुर शामिल हैं। अमित शाह पंकजा मुंडे की संघर्ष यात्रा के समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के बीदर में अमित शाह ने उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार पर कहा कि इन नतीजों से हमें आंकने की गलती न करें। शाह ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो निराश न हो। 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणाम में उन्हें जश्न मनाने के मौके मिलेंगे। आज दोपहर 12 बजे उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी के सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक में बीजेपी की ओर से दिए गए नए फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। इस बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना की लहर है और चुनाव जीतकर हम सरकार बनाएंगे। एक तरफ बीजेपी शिवसेना में तनातनी कम होने के आसार है, दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तकरार जारी है। एनसीपी से गठबंधन को लेकर आज मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की अहम बैठक है। बैठक में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। अब इंतजार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात का हो रहा है। सोनिया गांधी आज विदेश से वापस लौट रही हैं। सूत्रों से खबर है कि वो एनसीपी गठबंधन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर सकती हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि एनसीपी के साथ सीटों के बंटवारे का मुद्दा जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। दरअसल एनसीपी आधी यानी 144 सीटों की मांग कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस तैयार है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने पार्टी सांसद योगी आदित्यनाथ पर बड़ा बयान दिया है। सुशील मोदी के मुताबिक अगर योगी आदित्यनाथ यूपी चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए विवादित बयान को बिहार में बोलते तो वो इसकी निंदा करते। मोदी के मुताबिक आदित्यनाथ बीजेपी का चेहरा नहीं है, वो बस यूपी चुनाव प्रचारकों में से एक थे। उन्होंने लव जिहाद शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई। सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज काठमांडू के लिए रवाना होंगे। बैठक 19 सितंबर यानी परसों होगी। बैठक में आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर सार्क देशों के गृह मंत्री चर्चा करेंगे। राजनाथ काठमांडू में नेपाल के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव और नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से भी मुलाकात करेंगे। राजनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि बैठक के दौरान पाकिस्तान के गृह मंत्री से कोई बात नहीं होगी। गृह सचिव अनिल गोस्वामी सार्क देशों के गृह सचिवों की 6ठी बैठक में शामिल होने के लिए कल ही रवाना हो चुके हैं। राजस्थान और गुजरात उपचुनाव में मिली कामयाबी से उत्साहित कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार के 100 दिन की कामकाज को लेकर कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी की है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर उनके अधूरे वादों को लेकर तंज कसा और कहा कि 100 दिन में ही मोदी लहर का असर खत्म हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में स्वावलंबन अभियान लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि गरीबों को भी स्वाभिमान के साथ जीने का हक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरातियों में स्वाभिमान और स्वावलंबन की भावना होती है, इसलिए गुजराती कभी भीख नहीं मांगेगा। स्वावलंबन अभियान के लॉन्च पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि मजदूरों के लिए मेडिकल स्कीम की योजना लाई जाएगी। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वावलंबन अभियान के तहत चेक भी बांटे। इस मौके पर गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुंबई पुलिस ने सोमैया को समन भेजा है। एक पुलिस इंस्पेक्टर से हाथापाई करने और धमकी देने के मामले में किरीट पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल मुलुंड पुलिस स्टेशन में सोमैया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसको लेकर सोमैया को समन हुआ है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने वृंदावन में रह रही विधवाओं को लेकर विवादित बयान दिया। कहा दूसरे राज्यों की विधवाओं को यहां आकर नहीं रहना चाहिए। हेमा मालिनी ने कहा कि विधवाओं ने भीख मांग मांगकर बैंक बैलेंस बना लिया है, उन्हें भीख मांगने की आदत हो गई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए लोगो लॉन्च किया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ऐलान मोदी सरकार ने बजट में किया था। वहीं यूपी उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद मेनका गांधी ने वरुण गांधी को वापस लाने की बात कही है। ललिता कुमार मंगलम को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तमिलनाडु की ललिता कुमार मंगलम बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है और हाल ही में उन्हें पार्टी का प्रवक्ता भी बनाया गया था। बदायूं रेप केस में फिर नया मोड़ आ गया है। सीबीआई के मुताबिक मामले में मुख्य गवाह लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो गया। अहम गवाह नजरू ने माना कि उसके पास मोबाइल था, जबकि पहले उसने इनकार किया था। नजरू की गवाही पर ही यूपी पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि बदायूं में 2 बहनों की लाश पेड़ पर लटकी मिली थी। काफी बवाल के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। एक बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अब लखनऊ से, जहां पुलिस ने 30 सितंबर को हुए फैशन डिजाइनिंग के छात्र नीतीश की हत्या का खुलासा करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिस लड़की से प्यार करता था वो नीतीश को चाहती थी, इसलिए उसने नीतीश की हत्या कर दी। यूपी के बस्ती में महज 30 रुपए के लिए 2 पुलिसकर्मियों ने एक ट्रक ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा। उसकी स्थिति गंभीर है। पुलिस वाले उससे वसूली के नाम पर 30 रुपए मांग रहे थे, जिससे पीड़ित ड्राइवर ने देने से मना कर दिया। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूट की 8 बाइक सहित मास्टर की बरामद की है। यूपी के मथुरा में एक महिला अपने 2 बेटों के साथ चलती ट्रेन के आगे कूद गई। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बेटा बच गया। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में केबी यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता ने कॉलेज कैंपस में जहरीला कीटनाशक पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बेटा बच गया। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में केबी यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता ने कॉलेज कैंपस में जहरीला कीटनाशक पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। वो विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा था। अपने विरोधी उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से वो नाराज था। एमपी के उज्जैन में एक मिनी ट्रक और एक गाड़ी की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। झारखंड के दुमका में सीएम हेमंत सोरेन के सामने अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए। एक शख्स उनकी गाड़ी के सामने लेट गया और वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये शख्स कांग्रेस नेता और दुमका नगर परिषद का वार्ड कमिश्नर है। विकास के कामों में धांधली को लेकर ये सीएम के पास शिकायत लेकर पहुंचा था। शारदा चिटफंड घोटाले की जांच के दायरे में आए असम के पूर्व डीजीपी शंकर बरुआ की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उनका शव गुवाहाटी में उनके घर से मिला। सीबीआई ने 2 हफ्ते पहले ही उनके घर पर छापेमारी की थी। बरुआ के परिजनों के मुताबिक शारदा चिटफंड घोटाले में नाम आने पर वो काफी तनाव में थे। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। सर्वे के बाद जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आई तबाही के दौरान रेस्क्यू में लगी सेना ने पाकिस्तानी नागरिकों का भी दिल जीता। सेना ने पुंछ और राजौरी में आई बाढ़ में फंसे कई पाकिस्तानी परिवारों को तबाही के सैलाब से सुरक्षित बचा लिया। श्रीनगर में जैसे जैसे बाढ़ का पानी घटता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ के चलते श्रीनगर के बैंकों के सारे रिकॉर्ड खराब हो गए हैं। श्रीनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों के सभी एटीएम भी खराब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वो जम्मू कश्मीर में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और लोगों तक तुरंत राहत पहुंचाने के लिए सरकार